अपना शिकार बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में ऐसे डॉक्टर पैदा कर दिए हैं जो अपने अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं। इसी भ्रम और सवाल से जूझते लोगों के लिए रोजाना हम चर्चा करते हैं विशेषज्ञों से, ताकि आपको सही समाधान मिले। ध्यान रहे, इस वायरस और आपके बीच की एकमात्र दीवार का नाम है डॉक्टर। चले समाधान के इस सिलसिले को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल दूसरी वेव धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच रही है। हालांकि अभी इसका पीक आया नहीं है, यह भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि इसका पीक कब आएगा। और तीसरी लहर का अंदेशा अब हमारे वैज्ञानिक लगाने लगे हैं कि तीसरी लहर भी जल्द आएगी। उस लिहाज से अब हमें तैयारी करनी है और दूसरी लहर पर भी हमें काबू पाना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम तमाम विशेषज्ञों से रोज चर्चा कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि कैसे काबू पाया जाए संक्रमण में, कैसे इसकी पहचान की जाए घर में, कि अगर किसको कौन से लक्षण दिखते हैं तो क्या किया जाए। स्वाभाविक है कि अब इसका सबसे बड़ा हथियार अब वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन लगवाना सबसे जरूरी इस वक्त हर किसी के लिए, और अभी देश में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। लेकिन जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती, दोनों डोज आपके पूरे नहीं हो जाते और आप अपनी इम्यूनिटी आपके शरीर में डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की दरकार है। खुद को सुरक्षित रखने की दरकार है, संक्रमण से बचने की जरूरत है, ताकि न केवल आप बल्कि आपके परिवार पड़ोस लोग संक्रमण से बचे रहें। एक घर में अगर कोई शख्स संक्रमित होता है तो स्वाभाविक है कि घर के दूसरे सदस्यों के भी संक्रमित हो जाने की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए समय रहते आपको पहचानना है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई लक्षण संक्रमण से जुड़ा हुआ नजर आता है तो तुरंत सबसे पहले खुद को परिवार से अलग कर लें, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। इसके बाद सबसे पहले टेस्ट जरूर कराएं अगर शंकाएं होती हैं तो। लेकिन यह भी जरूरी है, यह भी पहचानना जरूरी है कि ये लक्षण कोरोना के हैं या किसी और चीज के। तो एक बार फिर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण बढ़ते हुए अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीक अभी तक सामने नहीं आया है इस दूसरी लहर का। पहली वेव, अमूमन कहा जाता है कि पहली वेव के बाद दूसरी वेव थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार दूसरी वेव पहली वेव के मुकाबले कई गुना ज्यादा कहर बरपा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अजय मिश्रा जी जुड़े हैं, एमडी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अजय मिश्रा जी। डॉक्टर अजय, समझना चाहूंगा कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, दूसरी वेव आ चुकी है, लेकिन पहली वेव से दूसरी वेव कहीं गुना ज्यादा संक्रामक है, घातक नजर आ रही है, लोगों को संक्रमित कर रही है। अमूमन जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि पहली वेव के मुकाबले दूसरी वेव थोड़ी सी कमजोर होगी। आखिर ऐसा क्या हो गया? हमने कौन सी गलतियां कर दी, कहां चूक हो गई कि हमें इतने बड़े घातक संक्रमण से जूझना पड़ रहा है कई गुना ज्यादा? डॉक्टर अजय, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूजुअली देखा गया है कि दूसरी वेव जो है वो फर्स्ट वेव से कम कहर ढाने वाली वेव होती है। लेकिन जो इस बार देखने को मिला है, हुआ ये कि मुझे ऐसा लगता है पहली वेव में समय पे लॉकडाउन हो गया, लोग घरों के अंदर ही थे, बाहर ज़्यादा निकले नहीं, तो लोगों में संक्रमण ज़्यादा हो नहीं पाया और बीमारी इतनी ज़्यादा फैल नहीं पाई और वो थम गई। लेकिन फर्स्ट वेव के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों में जैसा डर सा निकल गया है कोरोना को लेके। लोग खुला मार्केट में घूम रहे हैं, पार्क, मॉल, सिनेमा थिएटर सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से अभी भी इन्फेक्शन है हमारे सोसाइटी में, तो लोग वहाँ से जाके इन्फेक्टेड होके आके अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में डर का ना होना और ज़्यादा बेफिक्र हो जाना, कोरोना से बचने वाले उपायों को ना अपनाना, ये सारे कारण मुझे लगते हैं जो कि सेकेंड वेव में और ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं डॉक्टर अजय कि तीसरी लहर भी कभी भी आ सकती है, दूसरी लहर का पीक अभी आया नहीं है। अब हमें कैसे तीसरी लहर को अपने हिसाब से खुद को तैयार करना? स्वाभाविक है कि सरकार प्रशासन हेल्थ सिस्टम को तो दुरुस्त करेगा ही और मजबूत करेगा ही, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें आपको कैसे अपने आप को तैयार रखना है कि तीसरी लहर से भी बचे रहें, दूसरी लहर से भी पार पाएं हम? डॉक्टर अजय जी, देखिए, अभी दूसरी लहर तो चली रही है, पीक आया है या नहीं आया है या आने वाले दिनों में ये कोरोना के नंबर्स जो है ये केसेस के और बढ़ सकते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए, ये सारे लोग हम जानते हैं। तो मैं यहाँ लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जी, जो गलतियाँ हमने पास्ट में की हैं, कि जैसे फर्स्ट वेव के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने जो बचाव के तरीके हैं उनको नहीं अपनाया, बिना मास्क पहने मार्केट में, सोसाइटी या मॉल्स वगैरह में घूम रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था कहीं पे भी, जी, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन इसका पालन नहीं हो पा रहा था। तो ये जो सारी गलतियाँ हैं, ये मुझे लगते हैं कहीं न कहीं सेकंड वेव को इतना ज़्यादा आक्रामक बनाने में ज़िम्मेदार हैं। तो अगर ये सारी गलतियों से हम सीख लेके आने वाले दिनों में अगर हम ये सारे बचाव के जो उपाय हैं उनका सख्ती से पालन करें, तो मुझे लगता है कि ज़रूर हम तीसरी वेव को या तो आने से रोक सकते हैं, जी, या फिर अगर तीसरी वेव आती भी है तो उसमें कम से कम लोग बीमार हों, संक्रमित हों, इसका बचाव हम कर सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर अजय, मैं तीसरी लहर से ही जुड़ा सवाल आपसे कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा अपनी बहस को बदलेंगे, चर्चा को बदलेंगे। जी। इस बार कहा जा रहा है कि जब ये दूसरी लहर खत्म हो जाएगी, तीसरी लहर जो आएगी, उसका सबसे बड़ा शिकार बच्चे होंगे, यानी कि 18 साल से नीचे की उम्र के, 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे होंगे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस लिहाज से भी कुछ अलग प्रिपरेशन करने की दरकार है क्या, डॉक्टर अजय? जी देखिए, हमने जो अभी तक देखा है फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो दूसरी लहर है, उसमें जो डिफरेंस हमको देखने को मिला कि सेकंड वेव में जी, यंग लोग, मतलब अगर हम देखें तो 18 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर के लोग और जी, 60 वर्ष से नीचे के लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे। उनमें संक्रमण की जो गंभीरता है वो काफ़ी सीवियर थी और काफ़ी उसके द्वारा मौतें भी हो रही थी। अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो अगर जी, आप देखेंगे तो अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 60 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं, उन्हें ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द लोगों को पूरे जी, हिंदुस्तान में वैक्सीन लग चुका है या चल रहा है अभी। हो सकता है जब तीसरी वेव आए तब तक ये सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएँ। जी, और अब 1 मई से गवर्नमेंट ने 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन चालू स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं न कहीं जब तक तीसरी वेव आती है तब तक 18 साल से ऊपर के लोग भी हो सकता है वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हो जाए। तो वो लोग हो सकता है इस बीमारी से बचे रहें, या अगर हो भी तो जी, उनमें गंभीरता कम पाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ कारण हो सकते हैं कि 18 साल से कम, जी, जो अनुमान किया जा रहा है कि तीसरी लहर में 18 साल से कम के लोग, कम के जो जनसंख्या हमारी है, बच्चे हैं, उनमें संक्रमण का रेट ज़्यादा हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जिस तरह पहली लहर के बाद जी, स्कूलें खुलने लग गई थी, अब हो सकता है कि दूसरी वेव अब जब खत्म हो जाए तो फिर से स्कूल कॉलेजेस चालू हो जाएँ, और स्कूल कॉलेज अगर चालू हो जाएँ तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है सबके लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं जी, तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करने के लिए। तो अभी से हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी, गवर्नमेंट को जो आईसीएमआर हमारे हैं उनके द्वारा अगर अप्रूव होता है तो बच्चों में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाना चाहिए। अगर स्टडी उसमें सही साबित होती है तो उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। और हमें अपने बच्चों को खुद को सिखाना चाहिए कि किस तरह जी, उन्हें स्कूल, कॉलेजेस या प्राइवेट क्राउडेड प्लेसेस में संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है। जी। यानी कि डॉक्टर अजय, आप मानते हैं कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, और हालांकि अभी तक बच्चों पर किसी भी वैक्सीन के देश के अंदर तो ट्रायल नहीं हुए हैं, उस दिशा में भी वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, डॉक्टर जी, अजय? डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि बच्चों में भी ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जो कंपनियाँ हैं वो ट्रायल कर रही हैं, तो वो ट्रायल जितनी जल्दी अगर ख़त्म हो सकें और जी, उसके अगर हमको अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं, तो बच्चों में भी अगर जी, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इस संक्रमण को रोकने में हेल्पफुल साबित होगा। जी, जी, जी। वैक्सीनेशन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसी से जुड़ा एक सवाल है। कुछ लोग सिंगल डोज़ ले चुके हैं, कुछ लोगों ने सेकंड डोज़ भी वैक्सीनेशन का ले लिया है, या कुछ लोग जो संक्रमित हो गए, उनके अंदर भी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तो क्या अब हम ये माने ठीक है, ऐसे लोगों को शायद संक्रमण बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन ये ज़रूर है कि भई उनके परिवार में जो लोग हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उन्हें तो वो अगर दोबारा संक्रमित कोई होता है ऐसी स्थिति में कि आपने सिंगल डोज़ ले लिया है, तो आप अपने परिवार को तो नुकसान पहुँचा ही सकते हैं। ये भी संभावनाएँ हमें देखनी है कि भई वो लोग भी सुरक्षित रहें, जिनने भले ही सिंगल डोज़ या 2 डोज़ ले लिए हैं।
जी, डॉक्टर अजय? बिल्कुल सही कहना है आपका। बिल्कुल सही कहना है आपका। जिन लोगों को दोनों डोज़ वैक्सीन की लग चुकी है, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, उन्हें डेफ़िनेटली ये इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन जी, होने का खतरा कम है। और अगर होता भी है, तो उनमें जो गंभीरता है बीमारी की, वो हो सकता है कम से कम रहे। कुछ हल्के-फुल्के जी, सिम्पटम्स आके ही उन्हें चले जाएँ और उन्हें कुछ पता भी ना चले। लेकिन ऐसे लोग कैरियर का काम कर सकते हैं, जी, उनसे दूसरों को संक्रमण फैल सकता है, जो उनके घरवाले या उनके जो करीबी हैं, जी, जिनसे वो डेली मिल-जुल रहे हैं। और अगर उनको वैक्सीनेशन ना हुई है या जी, अगर एक ही डोज़ वैक्सीन की मिली है और शरीर में प्रॉपर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी भी कारणों से इम्यूनिटी कम हो बॉडी की, या जी, किसी भी कारण से अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो उनमें संक्रमण का खतरा ऐसे लोगों से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो लोगों को यह समझना बहुत ज़रूरी है जी, कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उससे कुछ हद तक बचाव हो सकता है, लेकिन उसके बजाय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, अपने साफ-सफाई हाइजीन का ध्यान रखना, हाथों को जी। बार-बार सैनिटाइज़ या धोते रहना। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको हर हाल में कोरोना गाइडलाइन, कोरोना प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना ही है अगर संक्रमण से बचना है और अपनों को बचाना है। परिवार में बच्चे भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन्हें भी आपको सुरक्षित रखना है। डॉक्टर आलोक पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएमओ जिला अस्पताल। बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक आपका न्यूज़ 18 पर। डॉक्टर आलोक, वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, वैक्सीन से जुड़ा ही एक सवाल है। हालांकि ये जहन में लोगों के काफी हद तक इस बात पर क्लियर हो चुके हैं लोग कि अगर कोरोना संक्रमित कोई होता है तो उसे 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद अपना दूसरा डोज लेना है, अगर वो पहला डोज ले चुका है तो। लेकिन एक और इसी से जुड़ा सवाल है, कोई किसी और दूसरी बीमारी से ग्रसित इस ड्यूरेशन में हुआ हो, वो पहले एक सिंगल डोज ले चुका हो और अब रिकवर हो गया हो, कोरोना पेशेंट नहीं है वो, अब उसे दूसरा डोज लेने में कितना समय लेना चाहिए, कितने वक्त बाद वो दूसरा डोज ले सकता है? डॉक्टर आलोक। यस, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कोई आदमी किसी बीमारी से संक्रमित हो गया है तो संक्रमण के जी, खत्म होने के 7 दिन के बाद वो वैक्सीनेशन अपना करा जी, सकता है। जैसे कि कोविशील्ड के बारे में कहा कि 4 से 6 जी, सप्ताह 4 से 6 वीक के अंतराल में आप अपना वैक्सीनेशन, सेकंड वैक्सीनेशन करा जी, सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर उसको कोई बीमारी हो गई है तो 2-4-6 दिन अगर ऊपर नीचे भी जी, होते हैं तो इट डजेंट मैटर, तो आदमी परेशान ना हो। लेकिन ये बात जरूर है कि जब बीमारी से संक्रमित हो तो उस समय वैक्सीनेशन नहीं करा के उस बीमारी के रिकवर होने के, जैसे अगर वो कोरोना हो जाता है उसको, तो कोरोना होने के 7 दिन के बाद, मतलब कोरोना के कंप्लीट खत्म होने के 7 दिन के बाद वैक्सीनेशन कराएं तो ही उचित है। क्योंकि जी, अगर कोरोना के बीच में वैक्सीनेशन कराएगा तो उसके लिए हानिकारक है और नहीं कराना चाहिए उसको। वैक्सीनेशन तभी कराए जब 7 दिन कंप्लीट हो जाए, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, कंप्लीट जो है कवर हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके 7 दिन के बाद अपना वैक्सीनेशन जी, कराए। अब मैं एक चीज इसी में जोड़ना चाहूंगा, जैसे जी। कोई डॉक्टर व्यक्ति आलोक, अगर थोड़ा सा ये क्लैरिफाई ब्लड करें, ग्रुप नॉन कोविड जैकेट पेशेंट ब्लड किसी ग्रुप और जैकेट पहन ले। उदाहरण के तौर पर किसी को टाइफाइड हो गया या कुछ और हो गया, वायरल फीवर हो गया, अब वो वायरल या टाइफाइड से रिकवर कर गया है, पहला डोज उससे पहले लग चुका है, दूसरा डोज कब लगवाए? हाँ हाँ, दूसरा डोज मैं बता तो रहा हूँ कि अपना वायरल फीवर या टाइफाइड खत्म होने के बाद, रिकवरी जी, करने के बाद 7 दिन बाद, 7 डेज बाद जी, लगवाए, पहले नहीं लगवाए वो। क्योंकि किसी भी, मतलब इस ठीक, प्रकार की किसी भी ठीक, इन्फेक्शियस जी, डिजीज के बीच में अपना डोज ना लगवाए वो। अच्छा, एक इसी चीज में जी, रिलेटेड एक चीज और कह रहा था कि जी, कोई भी व्यक्ति इसका सेकंड डोज भी हो गया हो तो भी उसको सुरक्षित रहना इसलिए जरूरी है कि जैसे आर्मी में अपन बुलेट प्रूफ जी, जैकेट पहनने के बाद कभी नहीं कहते कि दुश्मन के सामने छुप के बाहर करें, छुप के लड़ाई करें। जी, माना कि तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल, 100% सुरक्षित हो गए हो। फिर भी अपने को बचाव रखते हुए रखना है, अपने को दूसरे लोगों को भी बचाना है। जी, और हेल्थ सेक्टर में तो आदमी को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खुद जी, भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। ठीक है सर। जी, जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हेलो बात आपने बताई। डॉक्टर अजय मिश्रा, हेलो। लगातार अब वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा है, इस पर फोकस भी है लोगों का, लोग बड़ी संख्या में अब, जी मैं आ रहा हूं डॉक्टर अग्रवाल आपके, डॉक्टर आलोक दोबारा आ रहा हूं आपके पास। जी, डॉक्टर अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर अजय, ठीक है सर, अब थैंक यू। स्वाभाविक है कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुका है, ये वैक्सीन
इनके लिए दावा भी किया जा रहा है कि सभी वैक्सीन एक जैसी हैं, जो भी आपको उपलब्ध हो उन वैक्सीन को आप लगवाएं और संक्रमण से बचे रहें। लेकिन नए म्यूटेंट लगातार आ रहे हैं, लगातार नए वेरिएंट आ रहे हैं म्यूटेंट होने के बाद संक्रमण के। स्वाभाविक है कि इसमें समय के साथ जो वैक्सीन है उनमें भी कुछ डेवलपमेंट होंगे, कुछ एड ऑन चीजें होंगी। जी देखिए, ये एकदम सही बात है कि कोई भी वायरल बीमारी अगर होती है, जैसे कोरोना भी एक वायरल बीमारी है, इससे पहले हमने देखा था स्वाइन फ्लू एक वायरल बीमारी है, तो इस तरह कोई बीमारी होती है तो वायरस जो है वो म्यूटेट होते हैं, उनके जीन्स में म्यूटेशन होता है और फिर नई स्ट्रेन्स आ जाती हैं। और जो पुरानी वैक्सीन, जो पहले जो वैक्सीन थी, वो हो सकता है उस स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव ना हो या हो भी। तो ऐसे में जो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं वो कंटिन्यूस स्टडी करते रहते हैं और नए स्ट्रेन्स के लिए उसमें वैक्सीन में चेंजेस किए जाते हैं। हर साल एक नई वैक्सीन में कुछ चेंजेस करके उसको मार्केट में लाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी मुझे लगता है कंपनियों की कोशिश जरूर चल रही होगी कि नए स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया जाए और ये उन पे देखा जाए कि अभी जो करंट वैक्सीन है वो उन पे असरदार है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके किस तरह से नए स्ट्रेन के लिए उसको कारगर साबित किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे उदाहरण हालांकि हैं भी। डॉक्टर आलोक, वैक्सीन को लेकर एक सवाल लोगों के जहन में ज़रूर है कि आज मैंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए, मेरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कब तक, कितने वक्त का, कुछ महीनों तक या कुछ साल तक ये एंटीबॉडी बनी रहेगी, या फिर पर्टिकुलर बॉडी पर ये डिपेंड करेगा? डॉक्टर आलोक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आदमी की एंटीबॉडीज जो है वो 3 से 6 महीने तक उसकी बॉडी में रहती है, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है और एंटीबॉडीज अकेले वैक्सीन की डेवलप नहीं होती। एंटीबॉडीज डेवलप होती है अगर आदमी खुश रहता है। एंटीबॉडी डेवलप होती है अगर आदमी खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, अपनों के बीच में रहता है, एनर्जेटिक रहता है, अच्छी डाइट लेता है, तो उसकी एंटीबॉडी जो है 3 से लेकर 6 महीने तक अच्छी मात्रा में रहती है। और अगर आदमी डिप्रेस रहता है, डिमोरलाइज रहता है, नेगेटिव थिंकिंग वाला रहता है, तो उसकी एंटीबॉडीज उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं रहती और धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है। इसका मतलब है कि आदमी को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय में। कोऑपरेटिव रहना जरूरी है, हेल्पिंग हो, कोऑपरेटिव हो, चार्मिंग हो, और उसके बाद हमेशा हैप्पी फीलिंग करता रहे अपने आप में। तो वो एंटीबॉडी जो है, आज भी कहना चाहूँगा कि वो एंटीबॉडी जो है आपके साथ स्ट्रांगली 6 महीने तक रहेंगी और उसके ज़्यादा समय तक रह सकती है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जी जी बिल्कुल, 6 महीने तक तो एंटीबॉडी रहेगी, लेकिन इसके साथ और आगे भी रह सकती है। ये डिपेंड करेगा आप किस तरीके से खुद को तैयार करते हैं, बिहेव करते हैं, क्या आपका एटीट्यूड है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, स्पुतनिक वैक्सीन तो अपने यहाँ आई नहीं है और अभी तक इस पर स्टडी भी नहीं हुई है। लोगों ने जो बताया उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि 94% तक इफेक्टिव है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन जो है अपने यहाँ अभी आई नहीं है, लगी भी नहीं है कहीं। तो इसके लिए जैसा कि अभी जो सर ने बताया है कि अभी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्या होगा। जो आएगी उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे और साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च करते रहते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखो, अभी पहले आज से 40 साल पहले फिएट थी, फिर मारुति आई, फिर नई नई कंपनी आई, टाटा आई, अब वो लेटेस्ट मॉडल निकल रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ तो तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उसी प्रकार से वैक्सीन में भी है कि वैक्सीन जो है हमारी जो है अभी इफेक्टिव 70% है, 80% है, 94% आई। एक समय आएगा कि अपनी वैक्सीन जो 100% कारगर होगी। और वैक्सीन फिर ऐसी भी होगी कि आज जो हमारी एंटीबायोटिक 3 से 6 महीने है, हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग हो, 5 साल हो, 10 साल हो, ऐसी भी वैक्सीन आएगी, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट इस पर भी वर्क कर रहे हैं। और मैं आई होप बेटर टाइम्स विल कम। ठीक, जी जी, हेलो, बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं अगर आप 18+ हैं तो। हालांकि डॉक्टर अजय ये भी कह रहे हैं कि अब भविष्य में ऐसी तैयारी भी करनी चाहिए कि ताकि बच्चे भी वैक्सीनेट हो सकें, ताकि हर व्यक्ति संक्रमण से सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, डॉक्टर आलोक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम सवालों का निराकरण करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
चर्चा में बस इतना ही।